नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और मैं आपकी हिंदी शिक्षिका एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज जो हम शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे भाषा क्या है। मानव मन के विचारों को पूर्णता तथा स्पष्टता के साथ प्रकट करने के सशक्त व शब्दमय साधन को भाषा कहते हैं। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो भाषा एक साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि हम अपने विचार रखते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा का मौखिक रूप क्या है? जब मनुष्य केवल बोलकर या सुनकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रस्तुत करेगा और दूसरा व्यक्ति उन बातों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करेगा। तो यह भाषा का मौखिक रूप है और यह भाषा का सबसे प्राचीनतम या आरंभिक रूप है। फिर दूसरा रूप है इसका लिखित भाषा। जब मनुष्य पढ़कर या लिखकर अपने भावों या विचारों को व्यक्त करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त एक है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी कि साइन लैंग्वेज। भाषा का वह रूप जिसमें ध्वनि या लिपि के स्थान पर संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को प्रकट किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही या फिर मुख बधिर व्यक्तियों के बीच वार्तालाप। तो जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए हम साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं या उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। मूक यानी जो बोल नहीं सकते, बधिर यानी जो सुन नहीं सकते। इनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस लैंग्वेज में बात करने के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाषा के मुख्यतः दो रूप ही लिए जाते हैं, मौखिक और लिखित। पशु पक्षी भी अपनी ची ची, चू चू तथा म्याऊ म्याऊ इत्यादि ध्वनियों से अपने मनोभाव प्रकट करते हैं, किंतु इन ध्वनि संकेतों को भाषा के अंतर्गत नहीं लिया जाता। भाषा में संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा विचारों या भावों को व्यक्त करने की विधि को महत्व नहीं दिया जाता। इस कारण आपकी स्क्रीन पर लिखा है पूर्णता तथा स्पष्टता, यानी कि उसमें क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्पष्ट रूप से अपने विचार, अपनी बातें दूसरों के समक्ष नहीं रख पाते तो वह भाषा नहीं मानी जाएगी। आइए अब हम बढ़ते हैं वर्ण, ध्वनि और अक्षर की ओर। बहुतों को लगता है कि तीनों एक हैं, पर वास्तव में तीनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब ध्वनि क्या है? तो ध्वनि जो है यह श्रव्य खंड है, वर्ण दृश्य खंड है। कैसे है, चलिए आगे देखते हैं। अभी सबसे पहले जानेंगे ध्वनि। ध्वनि भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है। कैसे है? तो ध्वनि जो है एक ऐसी इकाई है जो मानव मुख द्वारा सार्थक रूप से उच्चारित होती है और श्रोता अपने कानों द्वारा जिसे सुनते हैं और अर्थ ग्रहण करते हैं वही ध्वनि है। जो चीज़ें हमें कान से सुनाई देती है वह ध्वनि है। ठीक है, तो ध्वनि भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है, यानी कि वह टुकड़ा है जो हमें सुनाई देती है। सबसे छोटे टुकड़े को हम ध्वनि कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति उच्चारित करता है और दूसरा व्यक्ति उसे अपने कानों से सुनता है, इसलिए यह क्या है? श्रव्य खंड है। वर्ण, वर्ण भाषा का लघुतम दृश्य खंड है, या हम कह सकते हैं कि यह लिपिबद्ध है, क्योंकि वर्णों को हम लिखते हैं, यह लिखित रूप होता है। तो वर्ण की परिभाषा अगर हम आम तौर पर देखें तो स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर यानी अ,
स्वर रहित व्यंजन यानी कि क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, ये क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। तो स्वर और स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा का लघुतम दृश्य खंड होता है, यानी कि हम इसे देख सकते हैं। ध्वनि को हम देख नहीं सकते, उसे सुनते हैं, और वर्ण को हम लिखित रूप में देखते हैं। ठीक है, तो वर्णों को एक तरह से हम कह सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जैसे क हलंत मैंने कहा, ख हलंत कहा, ग हलंत कहा, तो वर्णों को बोला भी जा सकता है, सुना भी जाता है। जो मैं बोल रही हूँ क हलंत, ख हलंत, वे सभी चीज़ें आप सुन रहे हैं। और लिखा भी जाता है, मैं इसे लिख भी सकती हूँ। देखिए मैं लिख कर आपको दिखाती हूँ। क हलंत, ख हलंत, अ। तो वर्णों को लिखा भी जा सकता है, और जो चीज़ें मैंने लिखी है इसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? ध्वनि को हम सिर्फ सुनते हैं, और यहाँ पर वर्ण को हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो आम तौर पर आप सिर्फ इतना समझें कि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अक्षर। अब ये अक्षर क्या है? अक्षर ध्वनि समूह का ध्वनि का ऐसा समूह है जिसका उच्चारण हम एक ही सांस में करते हैं। एक ही सांस में उसका उच्चारण हो जाता है, उसे हम अलग अलग खंड नहीं कर सकते। और अक्षर अगर हम इसे देखें तोड़े तो अ जोर शर, यानी जिसका नाश ना हो, जिसका विनाश ना हो, तो जिसे हम उच्चरित करते हैं, एक श्वास में वह निकलता है, तो वही अक्षर है। जैसे मैं कहूँ हाँ, तो ह आ तो नहीं कह सकते, हाँ एक ही साथ निकलेगा, तो यह अक्षर है। ना, न, आ ऐसे तो नहीं कहते, न में आ की मात्रा लगी है, लेकिन हम इसका उच्चारण एक साथ करते हैं। ना, जा, खा, पी, प, ई तो नहीं कहते। तो ये जो है ये अक्षर है। और साधारण तौर पर अगर हम समझें तो स्वर और स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। मैंने वर्ण क्या बताया था? स्वर और स्वर रहित व्यंजन वर्ण हैं, किंतु स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर हैं। स्वर वर्ण भी है और स्वर अक्षर भी है, ये आप याद रखेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी इसके विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, स्वर जो है यहाँ पर यण संधि हो रही है, सु जोर अर, स्वर। यहाँ पर व आ गया, और आपको पता है जब उ के बाद अ या अन्य स्वर होते हैं तो वहाँ पर यण संधि बनता है, और उ के साथ स्वर की अन्य स्वर की संधि होती है तो व बनता है। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होती हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, और स्वरों के उच्चारण में हमारी जो श्वास वायु है उसमें किसी भी प्रकार के अवरुद्ध पैदा नहीं होती है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो किसी प्रकार का जो है यहाँ पर वायु प्रवाह में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, यह स्वतः बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार हम समझेंगे स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, इनके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते, जबकि व्यंजन के उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं। और अगर हम वायु प्रवाह की नज़र से देखें, उसकी तरफ से परिभाषा देखें, तो स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, यानी कि बिना किसी अवरोध के हमारे मुंह से हवा जो है, जो हमारी प्राण वायु है, वह बाहर की ओर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु प्रवाह में कहीं अवरोध पैदा नहीं होता, कोई अवरोध नहीं होती। सीधे हमने कहा वायु बाहर की ओर निकली। यह बिल्कुल ही क्लियर है, वायु कहीं भी हमारे मुख विवर में, हमारे मुंह के पार्ट में कहीं भी
अटकती नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं हो रहा, जिसके कारण हम व्यंजन में देखेंगे संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्वर के साथ यहाँ पर नहीं हो रही। इसका उच्चारण जो है बिल्कुल स्वतः हो रहा है और यहाँ किसी प्रकार की जो है अवरोध पैदा नहीं हो रही है वायु प्रवाह को या हमारी श्वास वायु को बाहर निकलने में। अब है स्वरों का विभाजन। बच्चों, आपने जनरली क्या है कि मात्रा के आधार पर या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के बारे में पढ़ा है, 3 प्रकार के होते हैं। आज हम थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे, थोड़ा अलग पढ़ेंगे कि स्वरों को किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं 3 लेकर आई हूँ, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके 2 उपभेद हैं, मूल स्वर और संध्यय स्वर। मूल स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का योगदान नहीं होता है, वे मूल स्वर या एकल स्वर कहलाते हैं। आप इनके विषय में और पढ़ेंगे और इनकी जो है जानकारी आप रखिए, क्योंकि ये मूल स्वर और संयुक्त या संध्यय स्वर का जो है प्रयोग आप संधि में बखूबी करेंगे, इसलिए इसे आप स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। तो अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये 4 वर्ण या 4 स्वर ऐसे हैं जो एकल हैं और इनके जो है इनकी उत्पत्ति में किसी और स्वर या वर्णों का योगदान नहीं है, इसलिए ये 4 स्वर मूल स्वर माने जाते हैं। ये जो 4 स्वर है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये चारों मूल स्वर माने जाते हैं। अब रहा संध्यय स्वर। संध्यय स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों की उत्पत्ति में दूसरे स्वरों का भी सहयोग होता है या 2 स्वरों के मिलने से जब तीसरे स्वर का निर्माण होता है तो उसे हम संध्यय स्वर कहते हैं। संध्यय स्वर में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक जो बनता है दीर्घ स्वर और दूसरा जो है वह है आपका संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि सवर्णों की जो है यहाँ पर संधि होती है, यानी कि सजातीय स्वर की संधि होती है, यानी कि अ और अ मिलकर यहाँ पर आ हो जाएगा। तो अ की ही यहाँ पर क्या हो रही है, संधि हो रही है, यहाँ पर अ के साथ अ मिलने से आ बना, तो दीर्घ स्वर है। फिर दीर्घ ई है, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई। दीर्घ ई के निर्माण में 2 ह्रस्व ई यहाँ पर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार दीर्घ उ, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ, ये 2 मिलकर आपके यहाँ पे दीर्घ उ बनेंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सबसे पहले दीर्घ स्वर हुआ संध्यय में। अब दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? तो इससे पहले दीर्घ स्वर में आपने क्या देखा, सजातीय, यानी एक ही जाति के। अब यहाँ पर है विजातीय स्वरों का जब मेल होता है तो यहाँ पर एक नए स्वर का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत जो है संयुक्त स्वर आते हैं। विजातीय स्वरों में संयुक्त स्वर कहलाएंगे और संयुक्त स्वर में आते हैं गुण स्वर और वृद्धि स्वर। ठीक है, तो गुण स्वर में क्या होता है, ए बनता है, ओ बनता है, और वृद्धि स्वर में आपका क्या बनता है, वृद्धि स्वर में आपका ए और अ बनता है। तो संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है? तो भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर मैंने क्या बताया था, एक ही स्थान से उच्चरित 2 सवर्णों के या सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर में क्या होंगे, भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और इस संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं गुण स्वर और वृद्धि स्वर। तो ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं उच्चारण समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है, या फिर हम कह सकते हैं मात्रा के आधार पर, इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री।
दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि 2 चुटकी बजाने तक का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हो गए और 4 हमारे ह्रस्व हैं, तो ये हो गए 11। अब है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और इनका प्रयोग हम हंसने में, रोने में, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में तथा संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य की अभिव्यक्ति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि ओम, तो ओ को 3 मात्राओं के बराबर इसे खींचा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ओ के बगल में 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 मात्राओं तक का समय यहाँ पर लगेगा ओ को सिर्फ उच्चारित करने में। तो ओम, तो यहाँ पर ओ को हम 3 मात्राओं तक लेकर जाएंगे। जितना समय 3 मात्राओं में लगता है, उतना समय सिर्फ हम एक ओ को लंबा खींच कर ले जाएंगे। तो जब 3 मात्राओं का समय जहाँ लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। अब तीसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 उपभेद होते हैं। अब उच्चारण स्थान क्या होता है? जो हमारा मुख्य जो विवर होता है, इसमें जब वायु प्रवाह बाहर की ओर निकलती है, तो हमारे मुख के अलग अलग भागों को छूते हुए बाहर निकलती है। और हर एक वर्ण का उच्चारण भी अलग अलग भाग से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंठ्य स्वर। कंठ्य स्वर कहने से आप क्या समझते हैं? कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो ऐसे स्वर 2 हैं, अ, आ। इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। दूसरा है तालव्य स्वर, जिसका उच्चारण तालु से होता है। तालु यानी कि आपकी जो जीभ है आपकी, उसके ऊपर का जो भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख का ऊपर का भाग, उसे हम तालु कहते हैं। तो तालु से उच्चरित स्वर कौन है? ह्रस्व ई और ई, दीर्घ ई। ओष्ठ्य स्वर, ओष्ठ का अर्थ क्या होता है? होठ। जिसका उच्चारण ओठ से होता है, उसे हम ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत भी 2 स्वर आते हैं, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। मूर्धन्य, मूर्धा यानी तालु के आगे का भाग और दांत से थोड़ा पीछे का भाग, इसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो यहाँ से हम उच्चारण करते हैं री, री से ऋषि। फिर है 5वां कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का अर्थ क्या हुआ? कंठ और तालु दोनों से जिसका उच्चारण हो। तो यहाँ पर 2 वर्ण आते हैं, 2 स्वर आते हैं, ए और ए। इन दोनों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए कंठ तालव्य ये स्वर हैं। छठा है कंठोष्ठ्य, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण हो। तो जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, वे वर्ण हैं ओ और औ। तो आज की इस वीडियो में हमने स्वर वर्ण के विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की। अब मैं अगले वीडियो में व्यंजन से संबंधित कुछ नई जानकारियाँ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।